चलिए, आप सभी स्टूडेंट को मेरी ओर से नमस्कार। आज हम लोग झारखंड सरकार की ओर से जारी किया गया मॉडल पेपर का 1 से लेकर 30 नंबर सवाल तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 से लेकर 30 नंबर तक के सवाल में आपको एमसीक्यू रहेगा, तो एमसीक्यू का आप जो है ना, चलिए देखिए और बढ़िया से याद कर लीजिए। ठीक है, तो 1 से 30 नंबर तक का आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब होता है आपको कोई एक 4 ऑप्शन में से टिक मारने का सवाल मिलेगा। तो ठीक है, चलिए चालू करते हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, तो जैव संसाधन का उदाहरण कौन सा है? मनुष्य। कौन है? मनुष्य। ठीक है, तो याद रखिएगा जैव संसाधन का उदाहरण कौन है? मनुष्य। और यहाँ पे देखिए, जैव मतलब क्या? जिसके अंदर जीवन होता है उसको बोलते हैं जैव संसाधन। ठीक है, तो मनुष्य में जीवन होता है, जल में जीवन नहीं होता है। ठीक है, जल में जीवन नहीं होता है। सूर्य का ताप यानी कि सूर्य की गर्मी में भी जीवन नहीं होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका लोहा अयस्क, इसमें भी जीवन नहीं होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया? सही ऑप्शन हो गया ए नंबर। ठीक है, जैव संसाधन मतलब जिसके अंदर जीवन होता है, वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं? जैव संसाधन। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 2, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी नंबर, न्याय संगत। यानी कि सबको क्या करना चाहिए? हम लोग को अपना अपना हिस्सा दे देना चाहिए। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन है? सही ऑप्शन है न्याय संगत होना चाहिए, यानी कि न्याय के साथ ही सबको बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निकोबारी कबूतर किस किस जातियों से श्रेणी में आते हैं? किस जातियों के श्रेणी में आते हैं? ठीक है, तो निकोबारी कबूतर किस जाति का श्रेणी में आता है? तो सही ऑप्शन है सी, स्थानिक जातियां। ठीक है, जिस जगह में स्थानिक जाति होते हैं उस जगह का निकोबारी जो कबूतर होते हैं उस जाति से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, याद रखिएगा निकोबार कबूतर किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं? स्थानीय जातियां। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल, सवाल नंबर 4। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, गंगा भाखड़ा नगल। ठीक है, नगल परियोजना, ये जो है ना सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसको ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? बोया जाता है मतलब क्या? बोया का मतलब होता है लगाया जाता है। ठीक है, बोना का मतलब क्या होता है? लगाना। ठीक है, तो कौन सा ऋतु में लगाया जाता है? ऋतु का मतलब क्या होता है? मौसम। तो कौन सा मौसम में रबी फसल लगाया जाता है? तो सही ऑप्शन है 5 का सही ऑप्शन है बी नंबर, यानी कि शीत ऋतु में लगाया जाता है। यानी शीत का मौसम में क्या किया जाता है? रबी फसल को लगाया जाता है। बोना का मतलब क्या होता है? लगाना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 6, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो चाय जो है ना, चाय का खेती किस प्रकार का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? रोपण कृषि। ठीक है, क्या है? रोपण कृषि। रोपण कृषि का एक उदाहरण है कौन? चाय का कृषि करना यानी बगान करना। ठीक है, रोपण कृषि का एक उदाहरण है चाय का खेती करना। ठीक है, सही ऑप्शन कौन हो गया? सही ऑप्शन है यहाँ पे, सही ऑप्शन है सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 7।
तो सवाल नंबर 7 है, झारखंड के गुआ और नौमुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो झारखंड का नौमुंडी और गोवा जैसे जगह में कौन सा खनिज पाया जाता है? 7 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सही ऑप्शन है 7 का ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क। यानी कि झारखंड का गुआ और नौमुंडी जगह में लोहा का अयस्क मिलता है। ठीक है, यानी कि लोहा मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 क्या है? सवाल नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, पानी का कच्चा तेल पेट्रोल उत्पादन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरा जगह ले जाना। किसके माध्यम से ले जाना? पाइपलाइन यानी कि पाइप बिछा के। ठीक है, पाइप बिछा के अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे पाइपलाइन परिवहन या फिर पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हम लोग पाइपलाइन यानी कि पाइप बिछा के किसको किसको लेके जाते हैं? पानी को भी पाइप बिछा के लेके जाते हैं। कच्चा तेल यानी कि जो तेल होता है जिससे हम लोग तेल बनाते हैं उसको बोलते हैं कच्चा तेल। तो कच्चा तेल को भी पाइप बिछा के लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उसी तरह से पेट्रोल उत्पादन में भी पेट्रोल को भी क्या करते हैं? पाइप लगा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो ये तीनों के तीनों को क्या करते हैं? पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन करते हैं। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 9, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संवैधानिक की किस अनुसूची में रखा गया है? ठीक है, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो ध्यान दीजिएगा, 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है? 8वीं। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है हम लोग का देश का 22 भाषाओं को। ठीक है, 22 प्रमुख भाषाओं को किस कैटेगरी में रखा गया है? 8वीं अनुसूची कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, 8वीं अनुसूची कैटेगरी में रखा हुआ है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 में बोल रहा है, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? ठीक है, आरक्षित का मतलब बुकिंग है। ठीक है, यानी कि कितना ठू महिला क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं स्थानीय शासक व्यवस्था में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 1/3। ठीक है, स्थानीय शासक व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो कितना प्रतिशत महिलाओं के लिए है? एक तिहाई जो है ना पद जो है ना महिलाओं के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है आपका, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। कब हुआ था? 1954 से 1968 के बीच में क्या हुआ था? इसके बीच में हम लोग का अमेरिका जो देश है उस देश में क्या हुआ था? नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था। ठीक है, यानी कि वहां पे जो है ना जो लोग रहते हैं वहां का नागरिकता पाने के लिए वहां पे आंदोलन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर सवाल, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? तो इसका सही आंसर है 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी,
5% से कम, ठीक है, 5% से कम जो महिला लोग का प्रतिनिधित्व का क्या है विधानसभा में, 5% से कम है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो आप नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है 13 नंबर। इसमें से कौन से देश में दवलीय, ठीक है, दवलीय व्यवस्था है, ठीक है, दवदलीय, ठीक है, दवदलीय व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर है, दवदलीय व्यवस्था है, तो इसका सही आंसर है 13 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका में, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर है 14। नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया, ठीक है। तो नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2008 में नेपाल में राजतंत्र को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। हाँ, आप सवाल नंबर 15 देखेंगे, सवाल नंबर 15 देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोलीविया, ठीक है, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था, ठीक है। तो किस संगठन ने किया था, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्या नाम है, FEDECOR। इस ग्रुप ने क्या किया था, इस ग्रुप ने आंदोलन का अगुवाई किया था, ठीक है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16। तो सवाल नंबर 16 है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो केरल में जो शिशु होता है, यानी कि जो बच्चे लोग होते हैं, उनका मृत्यु दर कम करने में इसमें से कौन सा एक कारण है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, सही ऑप्शन है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, क्या, पर्याप्त उपलब्धता, यानी कि केरल जिस जगह में शिक्षा, यानी कि वहाँ का जो शिक्षा है बहुत ही अच्छा है, और स्वास्थ्य व्यवस्था यानी कि वहाँ का जो मेडिकल फैसिलिटी है, सुविधा है, वो बहुत ही अच्छा है। इस कारण से वहाँ का जो शिशु जन्म होते हैं उनका मृत्यु दर बहुत ही कम है, यानी कि वहाँ पे शिशु का मृत्यु ना के बराबर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से किससे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, किसको कहा जा सकता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब क्या, वैसा कंपनी जो एक से अधिक देश में फैला हुआ रहता है, उस पर कंपनी क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आगे सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 18। तो सवाल नंबर 18 है, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं। तो एक नंबर है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, यानी सिंचाई जो है ना, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि करते हैं। सेकंड नंबर है विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, और थर्ड नंबर में है खाद्य प्रसंस्करण इकाई की व्यवस्था। तो सबसे पहली बात ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है।
क्या चीज का? खाद्य प्रसंस्करण इकाई, प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। ठीक है, ये जो है ना सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। यानी कि कोई भी जगह में अगर फसल को आप क्या करते हैं, उगाना चाहते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, कोई भी जगह पे अगर फसल को अच्छी तरह से उगाना चाहते हैं तो इसके लिए अब क्या क्या करना पड़ेगा? आपको सिंचाई की सुविधा में वृद्धि करनी पड़ेगी। सिंचाई की सुविधा का मतलब आपको जो पानी जो है ना, पानी खेती में डालने का, जो खेती होता है उसमें डालने का सुविधा को क्या करना पड़ेगा? वृद्धि करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपका तालाब हुआ, कुआं हुआ, इसको वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना। तो विद्यालय और अस्पताल का स्थापना भी करना होगा। ठीक है, रोजगार के अधिक अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में कौन से उपाय किए जाते हैं? ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ही क्या है? रोजगार उत्पन्न करने के लिए बहुत ही खास भूमिका निभाते हैं। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही क्या है? सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 19। तो सवाल नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? ठीक है, यानी बोला जा रहा है सवाल में कि भारत सरकार के द्वारा जो नोट जारी किया जाता है, यानी पैसा बनाया जाता है, तो वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। यानी कि जो भी पैसा हम लोग का बन के आता है वो कहाँ से बन के आता है? भारतीय रिजर्व बैंक से बन के आता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जितना भी पैसा बन के आता है देश में, सब कहाँ से बन के आता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बन के आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20। तो सवाल नंबर 20 देखिए, ध्यान दीजिएगा। राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया। राम ने 15% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपयुक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर देखिए सी, ये सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा गया है? राम की हालात ज्यादा खराब है। ठीक है, राम की हालात ज्यादा खराब है क्योंकि वो ज्यादा ब्याज दे रहा है। ठीक है, यानी कि राम जो है ना ज्यादा ब्याज में पैसा लिया है, यानी कि उसका हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। और श्याम जो है ना कम ब्याज देके पैसा लिया है, मतलब उसका जो हालात है वो क्या है? बहुत ही उसका अच्छा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ज्यादा ब्याज दे रहा है तो समझ लीजिए ये जो है ना इसका हालत तो खराब होगा ही। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 21 देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो सवाल नंबर 21 है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई नामक कानून कब लागू किया गया? ठीक है, कब लागू किया गया? तो ठीक है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ए नंबर, अक्टूबर 2005 को ये जो नियम है आरटीआई इसको लागू किया गया। ठीक है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर
सवाल नंबर 22। तो सवाल नंबर 22 है, सरकार द्वारा क्या लिखा है, अवरोधों अथवा प्रतिरोधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। ठीक है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या कहलाती है, उदारीकरण। क्या कहलाती है, उदारीकरण। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 23। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 23। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अर्न अर्नस्टक अर्नस्टक रेनेन किस देश के दार्शनिक थे। अर्नस्टक, ठीक है, अर्नस्टक रेनी किस देश के दार्शनिक थे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के दार्शनिक थे। कहाँ के दार्शनिक थे, फ्रांस के दार्शनिक थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ 24 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 25। तो सवाल नंबर 25 है, इंग यंग इटली यंग इटली यंग इटली भूमि भूमिगत यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो इसका संस्थापक कौन थे, ऑप्शन नंबर सी सही है, जूसे पी मेस्तेस्नी। ठीक है, तो इसका नाम देखिए, ऑप्शन नंबर सही सी नंबर सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 26। तो सवाल नंबर 26 है, देखिए ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 1915 को लौटे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 27। तो सवाल नंबर 27 है, पूना फैक्ट पूना फैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके माध्य हुआ था। ठीक है, पूना फैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके माध्य हुआ था। तो इसका सही आंसर है, इसका सही ऑप्शन है 27 का डी नंबर, महात्मा गांधी सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 28। तो सवाल नंबर 28 बोल रहा है, 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली। ठीक है, रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी बहुत तेजी से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, किसमें, अफ्रीका में। ठीक है, तो अफ्रीका में रीडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी, कब, 1890 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 29। तो सवाल नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, कौन है, ब्रिटेन। ठीक है,
ब्रिटेन देश। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 30, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी। ठीक है, तो इसका आंसर है सही, सही आंसर है आंसर नंबर सी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक, आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिए और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।